Today's topic is about probability distribution function. Remember, जब आप बात करते हो probability distribution function की, this is how your data has been distributed. मतलब हम यहाँ पर उन functions की बात कर रहे हैं जिसमें आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट आवर डेटा, या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि हम ये फाइंड आउट कर पाएँ कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, या फिर यू कैन से कि भाई डिपेंडेंट आ रही है वैल्यू, या किस तरीके से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। फॉर दैट हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है। नंबर वन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब द वर्ड इटसेल्फ एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि आई एम टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। जब आप डेंसिटी की बात करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? गहराई। ठीक है, आपका डेटा कितना डेंस है। वी नीड टू फाइंड आउट हाउ आवर डेटा हैज बीन डेंस हियर। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जो आपको आगे ट्रांसफॉर्मर्स एलएलएम्स तक इस्तेमाल करने को मिलेंगी। ठीक है, probability density function होता क्या है? A probability density function is a function that describes the relative likelihood of a continuous random variable taking on a particular value. What does it explains here? मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको कि probability density function बताता क्या है। For example, let's draw a plane here. हम यहाँ पर एक plane ड्रॉ करते हैं। डेटा प्लेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका प्लेन ड्रॉ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कि हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो डेटा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर कैसे दिखती है। ऐसे दिखती है ना। अब इसको ये कैसे पता चल रहा है कि ये आपके पास डेटा जो है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? फॉर दैट पहले तो हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई हाइट ऑफ अ पर्सन या हाइट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना। फॉर एग्जांपल, या उसका हमने डेटा कलेक्ट किया, सैंपल साइज हमने कलेक्ट किया है जिसमें डिफरेंट लोग, 200 लोगों का फॉर एग्जांपल डेटा हमने कलेक्ट किया, उनका हाइट उठाई है। अब ये हाइट जब आप लेते हो तो जाहिर सी बात है अलग अलग हाइट्स मिलेंगी। 200 लोग हैं, किसी की 168 सेंटीमीटर, किसी की 167 सेंटीमीटर, किसी की 165 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिट में नहीं जा रहा। फिट में फिर क्या हो जाता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, फिर फिट है, फिर इंच है, फिर ये मसला है। सिर्फ सेंटीमीटर में रखो तो पॉइंट की वैल्यू आएगी, इस तरह और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 168 सेंटीमीटर, 160। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मीन ले लेता हूँ। मीन मतलब एवरेज ले लेता हूँ कि एवरेज जो हमारे पास हाइट आ रही है वो आ जाती है 168। ठीक है, और एवरेज आपका अराउंड इस जगह पे आ जाता है। ठीक है, 168 सेंटीमीटर, ये क्या है? हाइट। क्या नहीं दिख रहा? वो मूव नहीं कर रहा। वो यार इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है ना, इस चक्कर में प्रोजेक्टर पे नजर नहीं आता, यहाँ चल रहा होता। अच्छा, माउस से चलाऊंगा तो चलेगा, इससे चलाऊंगा तो नहीं चलेगा। हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका 168 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एवरेज की बात की है तो एवरेज आपका मिड। अब अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द डेंसिटी? क्या डेंसिटी होती क्या है यहाँ पर? यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व होता क्या है? ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इस कर्व के नीचे जो ये आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस इज नॉन एज एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया अंडर द कर्व बेसिकली बताता क्या है? ये बता रहा होता है कि हमारे डेटा की डेंसिटी है कितनी। मतलब अगर आप देख रहे हो आपका जो एवरेज पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आ रहा है, और हमने यहाँ पे डेटा को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 50% ऑफ आवर डेटा इज on this side
and 50% of our data is on this side. ये जो आपके पास 50% डेटा है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है, बाकी का 50% ऑफ डेटा योर इज बिलोंगिंग टू द राइट साइड. This is how you can get to know that how much density of your data belongs to which side. हाँ बैंक देखो आप. I am trying to show के distribution of our linear data. Distribution को बताएं. ठीक है. तो आप जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो वेरिएंस जब आप बनाते हो ना तो इस तरीके से हम दिखाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आपने देखा कि 50% ऑफ योर डेटा इज बिलोंगिंग टू द लेफ्ट साइड एंड 50% ऑफ डेटा इज बिलोंगिंग टू द राइट साइड हियर. ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये एक्सप्लेन क्या कर रहा होता है. ये कभी भी आपको एग्जैक्ट पॉइंट की वैल्यू नहीं बताएगा. क्या हमने कहा कि भाई बताओ इसकी वैल्यू कहां पर है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ एक वैल्यू लिख देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये है 152 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल. अब ये ग्राफ हमें ये नहीं शो कर रहा कि एग्जैक्ट 152 सेंटीमीटर की जो हाइट है या फिर वैल्यू है कौन सा पॉइंट है, कहां पर पॉइंट रिलाय करता है, ये नहीं बता रहा. देखो कहां है पॉइंट, कहां है पॉइंट इज नॉट बीन शोन हेयर. बट हेयर यू कैन सी दैट कि आपके पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हुई भी है. कैसे? अगर हम यहां पर ये कहें 0.01 0.5. What does it shows? It shows that अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हो 152 की बात करते हैं हम. ठीक है. मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो हमारे लिए आसान हो जाएगा. थोड़ा मोटा नजर आ रहा है. अभी ये लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये मुझे क्या दिखा रही है कि भाई इस जगह पर जाके ये आपका पॉइंट इंटरसेप्ट कर रहा है बिल्कुल इस पोजीशन पे. ऐसे ही है. इसका मतलब ये तकरीबन अराउंड 0.3 से थोड़ा सा नीचे आप समझ लो 0.29 समझ लें आप, राउंड ऑफ करके अराउंड 0.3. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट के 152 सेंटीमीटर वाले लोग हमारे पास 30% पॉपुलेशन में आते हैं. मतलब 30% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज द सेम हाइट which is 152 सेंटीमीटर. जब आप 168 की बात करोगे इसका मतलब आ गया ये 50% पे. दैट मीन्स 50% of our data has the height of around 168 centimeter. That is why it is the average value. क्योंकि एवरेज तभी आएगी ना जब वो वैल्यू ज्यादा अकर हो रही होगी हमारे डेटा के अंदर. अगर वो वैल्यू कम अकर हो रही है तो आपके पास डेटा कभी भी वो आपकी एवरेज बन ही नहीं सकती. ऐसे ही है. तो जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या बताता है आपको? बेसिकली वो ये बता रहा होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द डेटा. एक डेटा कितनी परसेंटेज के ऊपर या कितने टाइम्स या फिर कितनी डेंसिटी पे अकर हो रहा है इन अवर आउटपुट या फिर डेटा पॉइंट जो कलेक्ट किया आपने डेटा सेट को. अब एक और फॉर एग्जाम्पल बना लेता हूं यहां पे. अगर मैं कहता हूं अब ये हो गया आपके पास जो डेटा आपके पास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था. अगर फॉर एग्जांपल डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, यार चश्मे का नंबर बढ़ाना पड़ेगा. कहने थे ना वो अलग नहीं, दोनों पे एक साथ नहीं होगा.
हाँ सही है बिल्कुल। अगर आप देखो, यही तो मैंने कहा आपसे कि 50% ऑफ आवर डेटा इज बिलोंगिंग टू दिस साइड एंड 50% ऑफ आवर डेटा इज बिलोंगिंग टू दिस साइड। यहाँ वाला मतलब 168 से ऊपर वाले, यहाँ से नीचे मतलब 168 से नीचे वाले, मतलब मीन से बिलो जो है आपके पास, या जिसको हम बिलो एवरेज भी कह सकते हो आप। अब अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फॉर एग्जांपल एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये कोई किसी डेटा स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ कि आप कहोगे सर ऐसा ही बनेगा, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का डेटा आता है। व्हाट डज इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आपके पास जो आपका एवरेज आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ भाई एवरेज मेरे पास आ रहा है, हाइट को एग्जाम्पल लेते हैं, एवरेज आ रहा है मेरे पास 172 फॉर एग्जाम्पल। 172 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये हो गया 172, और इसको हम, दैट मीन्स दिस इज योर एवरेज या फिर मीन पॉइंट जहां से आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस विल कंप्लीटली एक्सप्लेन यू कि हमारे पास यहाँ पर इसके आगे जितनी भी वैल्यू वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहूँ 0.1 और इसको कहूँ मैं 0.2, ये आपके पास 0.3 और ये आपके पास 0.4। अब मैंने 4 पे क्यों रोका, वो आपको यहीं पर ही समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 50 ये आपके मीन के बाद वाली वैल्यू है वो भी 10% में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही है जो हमारी मीन को खराब कर रहा है, आउटलायर अवेलेबल। बाय दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड आउटलायर्स, बाय दिस यू कैन डिस्प्ले और यू कैन से कि आप यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हो द डेंसिटी ऑफ योर डेटा कि डेटा आपका कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजिंग लगा, हमने भी जब पढ़ा था ना तब भी ये बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूजिंग लगता था कि यार ये क्या बन रहा है। पर इस पे इतना फोकस करने की, अभी फोकस लाजमी करना है आपने, लेकिन आगे जाके जब आप लोग हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ में आएगा ना, तब ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी कि एरिया मतलब का कर्व का काम क्या है। एरिया अंडर द कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो अंदाज़ा लगाया है, जो बात प्रिडिक्ट की है, वो प्रिडिक्शन आपने किस बेसिस पे की है। क्या आपने ये जो प्रिडिक्शन की है वो सही भी है कि नहीं। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर दी हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आपके कल से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस पे इतना टाइम नहीं देंगे हम इंशाल्लाह, ये 2 वीक के अंदर आपको, मतलब नेक्स्ट वीक संडे से इंशाल्लाह आपका मशीन लर्निंग में स्टार्ट कर दूँगा, और फिर हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर के मिड तक जो है आपका मशीन लर्निंग ख़त्म करें और डीप लर्निंग स्टार्ट कर दें। और वंस डीप लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तो 1 महीना कम से कम डीप लर्निंग को देना है, और उसके बाद फिर NLP, ट्रांसफॉर्मर्स और जेन AI को हम तकरीबन तकरीबन एक, हाँ डीप लर्निंग के बाद आएगा ना NLP, पहले क्यों आएगा। NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। LLMs वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं डीप लर्निंग के अंदर, हैं वो उस पर बाद में डिस्कस करते हैं। टाइम नहीं होता ना, यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं है। यहाँ तो हमें तुम्हारा पता है टाइम है हमारे पास, हमने 10 महीने का हिसाब लगाया था जो हमने पूरा करना। एग्जाम कब होंगे? NLP तो भाई बहुत आगे का टॉपिक है, अभी से बताऊंगा तो मसला हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगर कुछ पूछना आप मुझसे वैसे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सिंपल इज दैट के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा एक चीज और याद रखें, जो आपका PDF हो गया और PMF हो गया, PMF क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये मास फंक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, और एक चीज याद रखिएगा, ये जो PDF है ना ये हमेशा कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करेगा। हाँ
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूअस वैल्यू पे काम करता है ये, ठीक है। अब कंटिन्यूअस वैल्यू का मतलब होता है कि जो आपका रैंडम, देखो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की बात ही चल रही है। जब आप रैंडम वेरिएबल या फिर रैंडम वेरिएबल जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं, ये जो फंक्शन आप अप्लाई करते हो किसी भी वैल्यू के ऊपर, ये जो आपके पास वैल्यू है उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जो आपका रैंडम वेरिएबल भी कह सकते हो आप इसको। ये जो आपका फंक्शन है, ये जो आउटपुट आपको दे रहा होगा आपके जो यू कैन से आउटकम को मैप करने के बाद, अगर वो कंटिन्यूअस पोजीशन पर है, मतलब पॉइंट्स में मेरी जो आ रही है 0.2, 0.3, 0.4, फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई पीडीएफ। क्यों? क्योंकि इस तरह की वैल्यूज को आप काउंट नहीं कर सकते। पॉइंट में तो कितनी वैल्यू हो सकती है भाई, अगर आपसे कहूं भाई 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, जितना मर्जी जाते जाओगे आप पीछे, पॉइंट में तो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, यू कैन नॉट काउंट इट, आप वहां पे काउंट नहीं कर सकते। दैट इज वाई जब आप कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की बात करोगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करोगे, एट दैट टाइम यू विल अप्लाई पीडीएफ व्हिच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो। जब आप उस वेरिएबल की बात करोगे जहां पर आउटकम आपका डिस्क्रीट वैल्यू आ रही, तो आप यूज करोगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट, यू कैन से होल नंबर। होल नंबर मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, कहीं ना कहीं जाके फुल स्टॉप लग जाएगा। So you can count it. When you can count it, for that you can apply PMF, probability mass function. If you cannot count it and it is continuous variable, so you can apply PDF, which is probability density function. बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। हाइपोथेसिस की तरफ आएंगे हम, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिक, टेस्टिंग में आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि ये जितनी भी आपकी एआई चल रही है ना, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। अक्सर आप कहते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर मैथ्स मैंडेटरी है, नहीं। कंप्यूटर साइंस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, याद रखें, वो मैथमेटिक्स से ही निकली है, मैंडेटरी की बात ही नहीं है। हमारा सारा काम मैथ्स के ऊपर है। That is why mathematics is the mother of all subjects. फादर भी वही है, दूसरा कोई है ही नहीं हमारे पास। आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है उसको ही पढ़ लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? इज अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेटिव लाइकहुड ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एज आई शोड यू ऑन योर ऑन आवर यू कैन से डायग्राम। अगर 152 की बात कर रही है, लाइन क्या बता रही है कि 152 सेंटीमीटर वाले जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं वो 30% पॉपुलेशन रखते हैं। तो ये यही बता रहा है कि जो लाइकहुड, रिलेटिवली लाइकहुड, एक जैसे लोग, एक जैसा डेटा पॉइंट, उसका ये बता रहा है ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल टेकिंग ऑन अ पर्टिकुलर वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, जैसे कि 152.2 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर है ना, पॉइंट में मिल जा सकती है, दैट इज व्हाई इट इज कंटिन्यूअस। तभी हम यहाँ पर यू कैन से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अप्लाई करें। व्हाट आर द की पॉइंट्स हियर? नंबर वन थिंग भाई, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए होगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। Unlike discrete variable where we use a probability mass function, continuous variable don't have probability at exact point. मतलब किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट की हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती कंटिन्यूअस के अंदर कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि पॉइंट में वैल्यू हम उसकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। अप्रॉक्सीमेट, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हो कि आप यहाँ पर डेंसिटी निकाल लेते हो कि भाई इतना % ऑफ आवर डेटा बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी इज गिवन
ओवर इंटरवल्स, मतलब हर इंटरवल के ऊपर हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी नजर आएगी। इस पे इतनी प्रोबेबिलिटी, इस पे इतनी प्रोबेबिलिटी, अगले इंटरवल पे अगली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यू है, जैसे जैसे डेटा कंटिन्यूअसली जाता जाएगा प्रोबेबिलिटी चेंज होती जाएगी। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? इट इज इक्वल टू दी प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी थी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पर कि ये क्या बता रहा है। अगर ये हम बात करें 0.3, बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि 30%, तो ये प्रोबेबिलिटी है ना आपके पास कि अगर 152 सेंटीमीटर की आप बात करोगे, इसका मतलब 30% हमारे पास डेटा 152 सेंटीमीटर का। अगर आप 168 की बात करो तो आप कहोगे भाई प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है, 50% जो है वो हमारे पास डेटा 168 सेंटीमीटर का। तो एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा था आपको? प्रोबेबिलिटी इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा है? Probability that the variable falls in an interval from A to B. First of all, what is A and B here? लिमिट्स। लेकिन ये लिमिट्स का नाम मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, और अभी भी थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर दिया था इसको। इंटरवल्स तो हैं कौन से? अपर, बोला ना पीछे से, जोर से बोलो। एग्जैक्टली, अपर फेंस लोअर फेंस। अपर फेंस क्या था? दी हाई अपर फेंस, दी पीक पॉइंट ऑफ योर डेटा। लोअर फेंस क्या था? दी लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर डेटा। इन दोनों के दरमियान का हम जो बात कर रहे हैं, दिस इज द इंटरवल जहां पर आप अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पॉइंट ए क्या होगा? ये होगा। और पॉइंट बी क्या होगा आपका? तो अगर आप इसकी बात करते हो तो डेटा जो आपके इंटरवल ए से स्टार्ट होता है और बी तक आता है, तो मैं रेड कलर कर देता हूं, ये जो डेटा है दिस इज दी 100% ऑफ योर डेटा। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था, आपकी मीन बिल्कुल सेंटर पॉइंट के ऊपर है। जब इसने ब्रेक किया तो 50% इस तरफ है, 50% इस तरफ है, दोनों को प्लस करो, आपके पास 100% ऑफ योर डेटा आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्योंकि ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अब हमने यहाँ पर जो आपका मीन पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि यू कैन से दैट कि आपके पास अराउंड 90% ऑफ योर डेटा इज ऑन लेफ्ट साइड एंड 10% ऑफ योर डेटा इज अराउंड राइट साइड। तो दोनों को प्लस करो, दोनों के बाद आपके पास टोटल 100% ऑफ योर डेटा बन जाता है। तो फ्रॉम इंटरवल ए टू बी आपके पास जो डेटा होगा, कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व होगा, वो पूरे के पूरे 100% डेटा को डिनोट कर रहा होता है। मतलब ये पूरा डेटा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो गया आपके पास एरिया अंडर द कर्व। इसको अगर हम कहें भाई 0.9 है हमारे पास, इफ आई एम जस्ट एज्यूमिंग, ठीक है, मैं एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं बता सकता यहाँ पे। एंड इफ आई एम सेइंग दिस इज दी 10% which is 0.1, दोनों को आप प्लस करो, आपके पास 100% ऑफ योर डेटा आ जाए। सिंपल। तो ये यही एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि जो एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू 1, द टोटल एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू 1, और यू कैन से 100%। ठीक है, आगे चलते हैं। Probability that the variable falls in the interval A to B is the area under the curve between A and B, which is your lower fence and the upper fence. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, which is probability mass function। जिस तरह आपने probability density function की बात की थी, यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी, which was continuous variables। कंटिन्यूस वेरिएबल का मतलब होता है कि जहां पर आप ना काउंट कर सकते हो और पॉइंट की वैल्यूज होती हैं आपके पास, जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ये भी कह सकते हो, हाँ, मतलब वही बात है, फॉर रियल नंबर्स अगर आपको यहाँ मिल जाते हैं। जब आप डिस्क्रीट की बात करते हो,
दस ही नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, जब आप डिस्क्रीट की बात करते हो, अगर आपके पास लिमिट प्रोवाइड की भी जाए तो भाई, जैसे कि आपने कहा भाई 0 से लेकर 10 तक की लिमिट है आपके पास, तो डिस्क्रीट में हम होल नंबर लेते हैं। होल नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 से ज़्यादा नंबर्स आप नहीं बना सकते। लिमिट है ना, 1 से लेकर 10 के दरमियान आपने सब कुछ फाइंड आउट करना है, तो 10 से ज़्यादा आप यहाँ पर नंबर्स नहीं क्रिएट कर सकते। But when we're talking about continuous variables, if I'm again providing the same limit from 1 to 10, but क्योंकि ये रियल नंबर से आपके पास पॉइंट की वैल्यूज आपके पास आएंगी, आप कह सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज आपके पास आएंगी। जब आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात करोगे तो 1 से लेकर 10 के दरमियान इंफिनिटी वैल्यूज बन सकती हैं, इवन 0 से 1 के दरमियान इंफिनिटी बन सकती हैं। तो आप 0 से 10 की बात कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट की वैल्यू है। पॉइंट के बाद जैसे जैसे नंबर आप बढ़ाते जाओ वैल्यू चेंज, ऐसे ही है, इसीलिए हम कहते हैं कंटिन्यूस। अब आते हैं आगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अप्लाइज टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। It gives the probability that the random variable is exactly equal to a specific value। ठीक है, एक चीज याद रखें, जब आप बात करते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, तो यहां पर एक सिंपल सा फंडा है, क्या कि जो वैल्यू आपकी एक्चुअल आउटकम है ना, वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल फंक्शन है वो उससे चेंज नहीं करने वाला, वो भी आपको एग्जैक्ट सेम आउटकम वापस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि रोल अ डाइस, आउटकम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एंड 6, ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल अप्लाई करते हैं, ये भी हमें आउटकम क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है, सेम वैल्यूज आपको वो रिटर्न कर रहा है। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू और कैपिटल एक्स की वैल्यू दोनों सेम है। स्मॉल और कैपिटल में क्या है फर्क है वो भी आगे समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों वैल्यूज, रैंडम वेरिएबल और आपका एक्चुअल आउटकम, दोनों सेम है। जब सेम है तब हम अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, जैसे कि की पॉइंट में आप पढ़ सकते हो, इट सेज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल वर्क्स व्हेन आउटकम और आर काउंटेबल। अच्छा, ये भी चीज है, एक ये भी की पॉइंट है। जब आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अप्लाई तब करते हो जब आपको लगता है आपका ये जो आउटकम आएगा वो काउंटेबल है। आपने लिमिट बताई 0 से लेकर 10 तक, आपको पता है अगर जो भी वैल्यूज आएंगी डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा तो मैं तो काउंट कर सकता हूँ भाई, 1 से लेकर 10 तक है, 1000 तक क्यों ना मैं काउंट कर सकता हूँ, मिलियंस तक क्यों ना जा रहा हूँ मैं काउंट कर सकता हूँ। बट जैसे ही कंटिन्यूस की वैल्यू आ जाएगी तो फिर पॉइंट में इंफिनिटी वैल्यू यू कैन नॉट काउंट इट। 0 से लेकर 1 के दरमियान आप काउंट नहीं कर सकते, तो आप 1 से लेकर 10 के दरमियान तो पॉसिबल ही नहीं। देखो एंडिंग पॉइंट कहीं तो होगा ना, मिलियंस में हो बिलियंस में हो। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल हाइट की बात कर लो, कितना ही लंबा हो जाएगा बंदा, हाइट नहीं सॉरी, और आप हाइट की बात नहीं, तो हाइट कंटिन्यूस में आ जाता है। ठीक है, हाइट कंटिन्यूस में आ जाता है। आप डाइस की बात करो, सिंपल, जब आपने डाइस की बात की, आप 6 से ज़्यादा कुछ आएगा, फुल स्टॉप लग गया ना वहां पर। आप या तो चलो इसको भी छोड़, थोड़ा सा हम रियल वर्ल्ड की तरफ आते हैं। आप एक काम करो, आप कैंसर की बात करो, या तो कैंसर है या तो नहीं है। ये तो नहीं है ना कि मुझे लग रहा है कि है। आप मॉडल तो ऐसा बनाओगे ना जो आप ये कहोगे कि भाई ये प्रिडिक्ट करे कि या तो उसको कैंसर है या तो नहीं है। ये तो नहीं आएगा कि मुझे इतना परसेंट लग रहा है कि हो सकता है, इतना परसेंट लग रहा है कि नहीं हो सकता। बोला अगर इतना ही था तो फिर तुम्हें क्यों बना, हाँ कौन, स्टेजेस की मैं बात ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कैंसर है या नहीं है, यस और नो, दैट्स इट। कंक्लूजन आप कह सकते हो उसको, आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। 1/2 का आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है, 1/2 की आ रही है ना,
50% चांस है कि हो, 50% चांस है कि नहीं हो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल की बात नहीं कर रहा। एम्पेरिकल में फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएंगे उसके ऊपर हमने रेशियो निकालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी क्या बन रही है, जो हमने परफॉर्म भी किया था। तो कहीं तो फुल स्टॉप आ रहा है, तो उस फुल स्टॉप तक तो आप काउंट कर सकते हो। जब फुल स्टॉप नहीं आ रहा आपके पास, फिर आप काउंट नहीं कर सकते। आप सेंटीमीटर की बात करो, हाइट की बात करो, आप कहोगे सर मैक्सिमम बंदा 180 होगा, हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है किसी की हो 179.1, एक नया निकल आ गया जो कह रहा है कि नहीं मेरी है 179.1.2, एक नया उठ कर आ गया बोला नहीं मेरी भी बिल्कुल इतनी है, लेकिन मेरी है 179.1.2345। कंटिन्यूअस है, पॉइंट नहीं मिलेगा। वो अराउंड 30 में क्या है, हैदराबाद में भी है। हाँ हैदराबाद वाली ना 9 गज की है वो। हो सकता है 30 में, मैंने देखी नहीं। कौन सी कवर बोल रहे? मकली थे, मकली थे कितने वाली? नहीं तकरीबन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैं 10 साल पहले गया हूँ। उसके बाद तो कब्रिस्तान में जाके करूँगा क्या, वो 10 साल पहले गया था मैं एक दफ़ा। मुझे याद नहीं यार इतनी लंबी कोई कबर। हाँ 7.5 इतनी लंबी नहीं है यार। 7.5 हो सकती है जितनी ये बता रहे हैं, पर मैंने तो इतना नोट नहीं किया कितनी लंबी। यहाँ वाली बहुत लंबी है, हैदराबाद वाली। ये एक ही बंदा है। गज गज कितने? 9 गज बताए। एक गज में कितने आते हैं? फिट की नहीं, 3 फीट गज में नहीं, मीटर में आते हैं। गज में थोड़ा सा फर्क होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। आप 3 फीट लगा लो, 9 का मतलब 27 फीट आप कह सकते हो, 27 फीट अराउंड। नहीं वो मेरे ख्याल से कोई क्या कहते हैं, वो तो है, वो तो रोड तक आ रही है, पर वो ये कह रहा है कोई आलम चन्ना। मैंने ऐसा नहीं भाई, वो काफ़ी जो है क्या कहते हैं मशहूर जो है वो हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी मशहूर है। कितने? पर वो भी खत्म हो गया, उससे भी लंबा आ गया अब तो। इरफान का कितना? 6.9 था तकरीबन, से 7 तक के आसपास था इरफान बॉलर। उसका अच्छा खासा लंबा कद था। खल्ली को, खल्ली का इतना नहीं है वो, पता नहीं क्यों मशहूर है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो ना उसकी रेसलिंग अच्छी है ना एक्टिंग अच्छी है, बस बोलने से भी क्या मशहूर है। अब तो बेचारे से बोला भी नहीं जा रहा उतना अच्छी तरीके से, पहले फिर भी थोड़ा बहुत बोलता था। चलो आगे चलते हैं यार, टाइम वेस्ट कर रहे तुम लोग। क्या तुम खल्ली वल्ली लेकर आ गए? क्यों? वो करते रहो, पहले ये तो सुन लो, ये तभी चल रहा है। यहाँ तो चलने दो मुझे भी। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ डिस्क्रीट और यू कैन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। अब मैंने कहा था ना कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स? एक छोटा सा डिफरेंस है। जब आप रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हो तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। जब आप आउटकम की बात कर रहे हो, वैल्यू की बात कर रहे हो, उसको हम कहते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल एक्स के साथ। तो इसीलिए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तब अप्लाई किया जाता है जब आपका रैंडम वेरिएबल जो डेटा मैप कर रहा है वो एग्जैक्टली सेम एज द वैल्यू ऑफ आउटकम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टॉस की बात कर लो, हेड आएगा या तो टेल आएगा, आपने रैंडम वेरिएबल को दिया, उसने भी हेड और टेल ही आपको रिटर्न करके दे दिया, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली सेम, मतलब जो वेरिएबल दे रहा है, रैंडम वेरिएबल जो दे रहा है आपको, और जो एक्चुअल आपके पास आउटकम है, दोनों सेम है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी।
एक्स कैपिटल एक्स मतलब जो वैल्यू रैंडम वेरिएबल से आ रही है, स्मॉल एक्स जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक हमने एग्जांपल लास्ट टाइम भी परफॉर्म किया था कि अगर हमारे पास एक इवेंट हमने सोचा था कि अगर हम दो डाइस को एक साथ रोल करते हैं और जो दोनों में से आउटकम आता है अगर वो 7 के बराबर है तो अब रैंडम वेरिएबल आपको जो आउटकम देगा वो कभी भी आपकी ओरिजिनल आउटकम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो 7 दे रहा है, 6 दे रहा है, 5 दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में 1 और 4 आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू आपकी कोई एक दो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये सेम नहीं है। तो यहाँ पर कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अप्लाई नहीं करते हम, यहाँ पर ये तब अप्लाई करते हैं जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए। जैसे कि एक दफा डाइस को रोल किया आपने 1 2 3 4 5 6 आएगा, आप रैंडम वेरिएबल को दो वो भी रिटर्न में 1 2 3 4 5 6 देगा, वो कुछ चेंज थोड़ी करके देगा, एग्जैक्टली सेम है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। कम्यूटेटिव में चले हुए हेड चले हुए, ये भी अच्छा एक चीज है। मुझे आंसर याद है, हमसे ना एक इंटरव्यू में सवाल हुआ था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन या व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी मास और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इन दोनों के ऊपर क्या फर्क। स्लोप का डी उन्हें ऊपर सम करना है ना, सी क्या स्लोप निकलता है, फिर स्लोप को हम यहाँ पर यू कैन से विजुलाइज करके सम करते हैं, और अगर आप स्लोप को सम करोगे तो टोटल सम ऑफ कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन विज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जिस तरह वहां पर आप कहते हो टोटल यू कैन से एरिया ऑफ द अंडर द कर्व इज 100%, जब आप कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन पे आ जाओगे तो टोटल स्लोप इज इक्वल्स टू 1 या फिर 100% आप कह सकते हो। तो आगे करते हैं हम, फिलहाल इस पे रहो यार, तुम बार बार इधर उधर ना निकालो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल जो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू है जो आपकी आउटकम की वैल्यू है। दैट इज व्हाई हम यहाँ पर कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हिच इज योर एफ ऑफ एक्स, या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो आप अप्लाई करोगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स, क्या आपने, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा रैंडम वेरिएबल, तो आपके पास एग्जैक्टली सेम परफॉर्म होगा। कैपिटल एक्स आपका रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, स्मॉल एक्स आपकी एक्चुअल वैल्यू है जो आउटकम में आई है। सिंपल। हाँ तो भाई एक्स आई ही बोल रहा हूँ, एक्स करो, अब मल्टीपल फीचर्स हैं तो फिर एक्स आई आ जाएगा, x1 x2 x3, लेकिन हर एक्स का अलग चलेगा, सारे आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। अच्छी बात है, पढ़ लिया करो पहले, लेकिन तो भाई वहां तक आने तो दो। नहीं ना, तुम एक्स आई पे चले, अभी पहले विचारों को एक तो एक्स समझने दो, तुम मल्टीपल एक्स पे चले जाओगे। ये एक ही एक्स है, ये एक एक्स है जिसकी अलग अलग आउटकम्स बता रहा है। मल्टीपल होता तो अलग होता, वो भी लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे, चलो करके दिखाता, आखिर में पूछना मुझसे, मैं दोबारा करके दिखाऊंगा कि क्या फर्क है एक्स आई वाले में। देखो हाँ, जब आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो मतलब आउटकम आया है, प्रेडिक्टेड नहीं, जो एक्चुअल आउटकम आया है, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, रिजल्ट सेम होने चाहिए। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर से चेक करो, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल एक्स की जो एक्चुअल आपका सैंपल स्पेस है जहां पर आप कह रहे हो कि पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कौन से हैं, 1 से लेकर 6 तक के दरमियान है। ऐसे ही जब हमने कहा कि यहाँ पर आपका जो रैंडम वेरिएबल भी होगा वो भी सेम होगा, तो उसकी वैल्यूज भी क्या होंगी, 1 से लेकर 6 तक होंगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज थोड़ी होगी, सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर आप वैसे भी देखो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जहाँ पर हेड है आपको पता है उसकी वैल्यू 0.5 में आ जाएगी, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू 0.5 में आ जाएगी।
आप इसको मैप कर लो तब भी सेम रिजल्ट आने वाला है, मैप ना करो तब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। दैट इज व्हाई हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अप्लाई करते हैं। नाउ अनदर थिंग इज व्हिच इज बेसिकली द cumulative distribution function, which gives the probability that random variable x is less than or equal to the certain value। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये दोनों चीजों पे अप्लाई किया जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे भी अप्लाई किया जा सकता है और ये आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप नॉर्मली प्रोवाइड करोगे सिंपली इसके अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में तो इतना कोई फर्क आने वाला नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को प्लस करता जाएगा। जैसे कि आपके पास एक प्रोबेबिलिटी, जैसे आपको पता है और उसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में वैल्यूज चेंज तो हो नहीं रही, हर को इक्वल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर कोई कंटिन्यूस वैल्यू तो है ही नहीं जो हम ये प्रोबेबिलिटी अंदाजा ही ना लगा सके। हमें पता है वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 6 है, 6 में से अगर आप कह रहे हो 6 ही हमारे पास अलग अलग आउटकम्स हैं तो आप 1/6 की वैल्यू आएगी। आप 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 6 टाइम्स प्लस करो, आपके पास इन दी एंड वैल्यू क्या आने वाली है, 1, हमेशा 1 आएगी। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में इतना फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को प्लस करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ड्रॉ करने की वैसे जरूरत है नहीं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साथ कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन को। अगर आप कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो सिंपली हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल this is your 1/6, this is your 1/6, 1/6, 1/6। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 आइटम्स है, मतलब 4 ही आउटकम्स है, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, 4 आउटकम। तो पहले आउटकम का 1/6, दूसरे आउटकम का 1/6, तीसरे आउटकम का 1/6, थर्ड आउटकम का 1/6। इन सबको आप प्लस करते जाओ, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 which is equals to 100। वैल्यू तो निकालो 0.3 आएगी, 0.3 को प्लस करते जाओ पूरी की पूरी 1 वैल्यू बन जाएगी। अच्छा सॉरी 1/6 किया 1/4 आएगा, वेरी गुड, सॉरी नहीं आप सही, वो 6 इसलिए मैंने 6 आइटम्स रखने थे, फिर मैंने 4 कर दिए तो फिर मैंने इसकी वैल्यू चेंज की। 1/4 करो तकरीबन 0.25 आएगा, 0.25 प्लस करते जाओ आपके पास इन दी एंड 100% आ जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, व्हिच इज सिंपलेस्ट, इसमें कोई फर्क नहीं क्योंकि आपको पता है हर के पास यू कैन से सेम प्रोबेबिलिटी है, हर आउटकम के पास सेम प्रोबेबिलिटी आपके पास है, आप उस प्रोबेबिलिटी को प्लस करते जाओ आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन व्हाट इज की यू कैन से रिलेशन ऑफ कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पीडीएफ और सीडीएफ में क्या रिलेशन बनता है, जिस तरह पीएमएफ में सिंपल का प्रोबेबिलिटीज निकाले थे, ये सिंपल प्रोबेबिलिटीज आप पीडीएफ में नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हमें तो सिर्फ इंटरवल्स का पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमारा इंटरवल है, इसके अंदर एक मीन लोकेशन हमें बस पता होती है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। मैक्सिमम आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल पाओगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डेटा कहाँ तक जा रहा है, तो आपके पास वेरिएंस भी आ जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, कितने इंटरवल के बाद चेंज हो रहा है या कितने इंटरवल्स के बाद आपका डेटा कंप्लीट हो रहा है 100%। आप ये दो चीज़ें आप निकाल सकते हो, इसके अलावा हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती। हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होता है। अब एरिया अंडर द कर्व कैसे बनता है या उसको हम रिलेट कैसे करवाएंगे हमारे कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन के साथ। रिमेंबर वन थिंग, जब आप कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन की बात करते हो विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो वो कैसे काम करता है, उस वक्त आपके पास तकरीबन इस तरीके का रिजल्ट बनेगा। तो हम डेंसिटी ही कहते हैं
बस वर्ड रखा हुआ है एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि वो थोड़ा सा आसानी से समझ में आता है कि कर्व के नीचे वाला एरिया है तो वो डेंसिटी, बिल्कुल इट इज अ डेंसिटी कि थीटा कितना डेंस है हमारे पास। अगर आप, ये हमारा हो गया कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, या फिर आप CDF भी कह सकते हो उसको। दिस इज योर CDF, ठीक है। अब ये CDF हम कैसे कनेक्ट करते हैं, या हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ ये कैसे रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, ये वाला सेम ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसके साथ रिलेट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर निकालेंगे स्लोप। अब स्लोप का फार्मूला अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ, हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं टू फाइंड द स्लोप, ठीक है। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए हम बेसिकली डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब डेरिवेटिव आपको, अगर किसी को पता है ऑलरेडी, मैथमेटिशियन को तो ऑलरेडी पता होगा स्लोप का फार्मूला, वो तो सही है, पर ग्रेडियंट, इसका जब आप ग्रेडियंट निकालोगे, तो ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, बाय अप्लाइंग डेरिवेटिव। वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ ग्रेडियंट की बात ये समझ लें आप कि आप रिड्यूस कर रहे हो कोई चीज, इस तरह का हम एक वो बनाते हैं, कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ग्रेडियंट बनाते हैं, ठीक है। तुम ना पिछली क्लास में ना कम आया करो, नहीं ये बेचारा आप यार, नहीं अच्छा बच्चा है, ये पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, वेरी गुड, बुरा नहीं माना सर, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चीज का स्लोप निकालना है, अब मुझे ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये लाइन आपको नजर आ रही है, थोड़ी सी ये पीछे करो उसको, अब सही, ये बार बार ये भी दोहरा। नाउ हियर यू कैन सी, जो आपने लाइन खींची है, यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप और उसका हम निकालते हैं ग्रेडियंट। जैसे ही आप ग्रेडियंट निकालोगे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। ये वो वैल्यूज होती हैं जो बेसिकली हमें रिलेट करती हैं टू दी कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन में। स्लोप कैसे निकलता है, बाय अप्लाइंग, यू कैन से ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट अप्लाई करने में थोड़ा सा यहाँ निकालता हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ W डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ C। तो बेसिकली आप यहाँ पर ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट निकालने के बाद आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उसे आप यहाँ पर प्लॉट करते जाओगे, ठीक है। अब ये तो हो गया एक पॉइंट, मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान का वैल्यू, आप चेंज करते जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, नेक्स्ट पॉइंट करते 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 जितनी भी आपके पास पॉइंट्स है, सबकी आपने अलग अलग स्लोप फाइंड आउट कर दिया, ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दिया, आपके पास वैल्यूज आ गई, इस वैल्यूज को आप यहाँ पर प्लॉट करते जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई, इस तरीके से वैल्यूज आती जाएंगी, इन दी एंड आपके पास यहाँ पर, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जहाँ से आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन जहाँ पर इतना डेंस डेटा होता है। वहां पर हम सिर्फ डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते थे, हम प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते यहाँ पे। वी कैन नॉट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंसिटी, है कि भाई ये जो डेटा है इतनी डेंसिटी कितने परसेंट लोगों के पास है, हमें तो नहीं पता भाई, इतनी डेंसिटी कितने परसेंट लोगों के पास है, हम तो फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर दैट यू कैन अप्लाई कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन, जो बेसिकली क्या कर रहा था, रिलेट। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपके पास आ रही होंगी, सबको आप अगर सम करोगे तो इन दी एंड आपके पास वैल्यू अगेन 100% आ जाएगी, जो आपकी कंप्लीट 100% डेटा होगा। ये जो आपको शेप नजर आ रहा है, ये जरूरी नहीं है कि यही शेप आपके पास आए, ये तब आएगा जब आपका डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिफरेंट वेज में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आपके पास ये शेप भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे पता है थोड़ी बहुत चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं,
बट थोड़ा सा फोकस करें, आगे हाइपोथेसिस जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान करके इस चीज़ को समझा सकूँ आपको उतना आसान करूँ। अगर मैं बिल्कुल ही मैथमेटिशियंस की तरह बात करना शुरू कर दूंगा तो मामला खराब हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा, आज ही खाली हो जाएगा। पर इतना देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आगे जाके हमारे लिए यार इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैथ्स कॉम्प्लेक्स होने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब जितने भी फंक्शंस हैं ऑलरेडी बिल्ट इन है, बने हुए हैं, आपको खाली यूटिलाइज करने हैं। पर यूटिलाइज अब तब करो जब आपको पता होगा कि यही यूटिलाइज करवाने हैं मुझे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्यों दिखाऊं भाई मैं, पीडीएफ क्यों निकालूं, सीडीएफ क्यों निकालूं, सीएमएफ निकाल के मैं विजुलाइज क्यों करूं? जब आपको ये चीज़ मालूम होगी तभी तो आप विजुलाइज करोगे, वरना विजुलाइज करने के लिए आपके पास सिंपल फंक्शंस हैं, अप्लाई करें आपकी विजुलाइजेशन हो जाएगी। सिंपल इज दैट, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। अब एक टास्क मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं और उस पर फिर आपसे परफॉर्म, बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल। रिमेंबर, मैंने आपको एक चीज़ कही थी, जब आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात करोगे तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल एक्स इज ऑलवेज इक्वल, मतलब क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, तो जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कैपिटल एक्स की, वही प्रोबेबिलिटी आपके लिए होगी स्मॉल एक्स की। दैट इज व्हाई आपके पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, सिंपल। अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को आप विजुलाइज करवाने की बात करें, वो भी मैं दिखाता हूँ, वो सिंपल है। जैसे आप नॉर्मली प्रोबेबिलिटीज या डिस्ट्रीब्यूशन करते हो उसी तरीके से होगा। जैसे कि आप यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि इजीली आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे आपने अप्लाई क्या करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। नाउ हियर यू कैन सी आपने करना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आउटपुट 1, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/3 कर देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। दूसरा आ गया, इसका भी आउटपुट क्या है, इसकी क्या आ रही है 1/0। तीसरा भी आ गया। तो बेसिकली ये कौन सा प्लॉट है, बार प्लॉट बना रहे हो आप। काउंट भी बोल सकते हो लेकिन काउंट अलग हो जाएगा। बेसिकली आप बार प्लॉट बना रहे हो कि कितना प्रोबेबिलिटी आ रही है हर आउटकम की। ये तो मैंने सबकी इक्वल रख दी है। अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को 1000 टाइम्स रन करो, फिर आप आ जाओगे एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी पे, फिर चेंज हो जाएगी। कोई आपके पास 10 बार अकर हुआ, कोई चीज़ आपके पास 3 बार अकर हुई, कोई चीज़ आपके पास 7 बार अकर हुई। टोटल एक्सपेरिमेंट 20 थे फॉर एग्जाम्पल, तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग है, तो आपको अलग अलग नजर आ जाएंगी। यहाँ पे सबको प्लस करोगे तो टोटल आपके पास 100 नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब उसको आप कम्युनिटी डेंसिटी फंक्शन में लेके जाओगे तब 100% बन जाएगा। ऐसे तो आपके पास सबकी अलग अलग दिखाएगा, तो कभी भी हो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब एक मैं आपको टास्क देता हूँ, बहुत सिंपल टास्क है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में इतना मसला नहीं आएगा। आप एक काम करो, यहाँ पर मैं इसको नीचे नहीं करता, इसी को ही करके दिखाओ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ है। या थोड़ा सा इसको चेंज कर, चलो करके दिखा दो पहले तो, ये एक्सप्लेन कर सिंपल। हमने कहा कि हमारे पास ट्रायल्स कितने, 10,000। हम कह रहे हैं कि भाई रोल, ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी एक रैंडम इंटीजर जनरेट करवा लिया है जिसका साइज है ट्रेल्स, मतलब 10,000 टाइम्स 1 से लेकर 7 के दरमियान। 7 इसलिए रखा हुआ अपर बॉन्ड हमेशा -1 पे स्टॉप हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो यूनिक है, यू नो वेरी वेल, यूनिक आपको दो चीजें रिटर्न करता है, एक वैल्यू इटसेल्फ, दूसरा काउंट। तो मैंने इसको दो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया सिंपल। जो पहली वैल्यू आएगी वो वैल्यू में चला जाएगा, जो काउंट आएगा दूसरे में चला जाएगा, काउंट में चला जाएगा।
Then what happens? Now here you can see I am going to find the probability of count. हमें फाइंड आउट करना है क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने क्या किया, यहाँ पर जितने भी काउंट्स आ रहे हैं उसको डिवाइड बाय ट्रायल्स कर दिया, तो हमारे पास अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बन गई, दोनों को कंबाइन कर लिया। ये जिप फंक्शन हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आप दो डिफरेंट लिस्ट को या फिर डिक्शनरीज को आपस में ज्वाइन करवा सकते हो। दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, जब ज्वाइन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वैल्यूज है उनके साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज अटैच हो जाएंगी। अगर आप नहीं समझ में आ रहा मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, प्लस क्यों करोगे? प्रोबेबिलिटी तो हमेशा डिवाइड पे निकालते हो ना। हाउ मेनी टाइम्स द इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स, ऐसे ही है ना। जो आपका पॉसिबल आउटकम है वो कितनी बार, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 की बार, अब 1 जितनी बार भी अकर हो रहा है, काउंट डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल, तो यही किया हुआ था हमने। तब भी नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या था कि भाई अगर हमारे पास 10,000 या फिर 1 लाख की बात कर लेते, चलो 1 लाख ट्रायल्स है हमारे पास, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली साइज, थोड़ी साइज का क्या करोगे, ये वो एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी थी, इसमें साइज मैटर्स, उसकी बात हो रही है, मैट्रिक्स की बात हो रही है। मैं गद्दे की बात कर रहा हूँ, आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए। गद्दे की थी वो एडवर्टाइजमेंट, इसमें वो बोला था गद्दे की जो है ना साइज मैटर करती है। हाँ भाई, पाँव अगर जमीन पर लटा करोगे कैसे सोऊंगा मैं? आप कहाँ पहुंच गए? वेरी गुड, गद्दे भी रहो। अच्छा हाँ, मैं रूल्स की बात कर रहा था। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रोल्स हेयर, और मैं यहाँ पे रोल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंटीजर वेयर 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि अपर बाउंड हमेशा कम होता है, और मैं यहाँ पर साइज इक्वल्स टू ट्रायल्स दे देता हूँ। इसका मतलब अलग अलग ट्रायल्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब वो जो वैल्यू और काउंट की बात थी ना, मैं सिंपली पहले उसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो क्या रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा np डॉट यूनिक, और यूनिक के अंदर हमने दे दिया रूल्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ हियर यू कैन सी, इसने बस हमें यूनिक वैल्यू बता दी है, लेकिन काउंटिंग नहीं बता रहा है। काउंटिंग क्या है? तो फॉर दैट आपके पास एक पैरामीटर है, इसका नाम है वैल्यू काउंट। एक मिनट, इसका नाम क्या था? रिटर्न काउंट्स, रिटर्न काउंट्स, और इसको हम कर देते हैं 2।
नाउ हियर यू कैन सी ये आपको दो चीजें, ये आपको दो देखो दो एरेस प्रोवाइड कर रहा है, एक फर्स्ट एरे ऑफ दी आउटपुट या फिर आउटकम, और सेकंड जो है आपके पास टाइम्स या फिर काउंट्स आप कह सकते हो कि कितनी बार ये अकर हुआ है। अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड बाय टोटल ट्रायल्स करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, पहले तो उसको अलग अलग स्टोर करवा लेते हैं। अगर आप चाहो डायरेक्टली भी स्टोर करवा सकते हो, मैं सिंपली यहाँ पे कह रहा हूँ वैल्यूज कॉमा काउंट्स इक्वल्स टू, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू वाली वैल्यू में चली गई, काउंट्स वाली काउंट्स में चली गई। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंट व्हिच इज इक्वल्स टू काउंट डिवाइडेड बाय ट्रायल, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, हर एलिमेंट को डिवाइड बाय 1 लाख कर देगा, हर एलिमेंट को 1 लाख से डिवाइड कर देगा और एक प्रोबेबिलिटी जनरेट कर देगा। मैं वो भी आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ ताकि इजीली हमें समझ में आती रहे चीजें, देख देख के चलाते रहें। काउंट्स है, नाउ हियर यू कैन सी, इसने मुझे हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के, हाँ 1 से 6 तक की बात नहीं है ये जितने भी आकर हुए हर बार चेंज आएगा, इसको चेंज करूंगा चेंज आएगा, और चेंज करूंगा और चेंज आएगा, रैंडम है ना। तो जितनी बार अकर कर रहा है तो उस हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे अटक क्यों रहा है, नहीं नहीं 1 लाख लैपटॉप तो सही चल रहा है, इसका इश्यू है यार, ये जब से ना आगे चलते हैं। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटीज और वैल्यू, मतलब वैल्यू के सामने प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जिप कर सकता हूँ मैं इजीली। अगर मैं इसको जिप कर दूं कि पी काउंट और वैल्यूज को, तो थोड़ा सा और इसको हम काउंट करते हैं डिक्शनरी में। नाउ हियर यू कैन सी, ये बता रहा है इंडेक्स की जगह पर आपका आउटकम आ गया और वैल्यू की जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल और आपका एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क है ही नहीं, दैट इज वाई यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास प्रोबेबिलिटीज सेम है जो आपकी एक्चुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटीज होगी, वैल्यू चेंज है ही नहीं। रैंडम वेरिएबल यहाँ पर वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको अगर मुझे प्लॉट करना हो तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली इसको कोई यू कैन से डेटा करके स्टोर करवा देते हैं, और प्लॉट करने के लिए हम यूज करते हैं plt डॉट बार, और बार में हम इसे डेटा आइटम्स तो है। अच्छा हाँ, वैसे भी तो कर सकते थे।
Now this is your probability mass function to be visualized in bars. आपके पास ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, आप इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो, आपके पास टोटल वैल्यू 1 आनी चाहिए। ऐसा है 16 plus 14 is around 20, 20 plus 12 is around 32, 32 plus 42, 42, 50, 56, 60, 62, एग्जैक्टली। यहाँ पर आपको इसको ऐसे काउंट करना है, इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस तरीके से ऊपर, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी अराउंड 0.16 है, आप देख सकते हो। अगर किसी की नीचे होती तो फिर अलग बात थी, यहाँ पे सबकी इक्वल है, 1.16 1.6 के साथ अलग अलग ही तो आई है। देखो ये 16, ये भी 16, ये भी 16, हाँ तो अलग आएगी ना, रैंडम है ना भाई, जरूरी थोड़ी है ये लो चेंज हो जाएगी। मेरे पास ही 10 बार चलाऊंगा तो चेंज हो जाएगी। सेम चाहिए, सिंपल है, सेम भी ला सकते हैं। सिंपली क्या करो, एनपी डॉट सिंपल रैंडम सीड आप 42 रखो, 22 रखो, जो मैं रख रहा हूँ वही रखो, सेम आ जाएगा आपके पास। सीड को सेम कर दो, सिंपल। क्यों? अब ये देख रहे हैं, अब 42 आ गया, अब मैं जितनी बार भी इसको रन करता जाऊँ मेरे पास सेम आएगी। आप भी 42 कर दो, आपके पास भी ऐसी आ जाएगी, सेम आ जाएगी, सीट सेम। तो सीट सबके लिए सेम ही है, तभी तो हम कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें सीट्स को सेट करना पड़ता है। बार बार चेंज रिजल्ट आएंगे तो हम कंप्यूट नहीं कर पाएंगे, एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे परफॉर्मेंस को, कि डेटा आपके पास सही से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरीके से अब हम परफॉर्म करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, या फिर ये आप लोग खुद करके आओगे। मुश्किल यही है, मुश्किल यही है। स्ट्रेंथ तो अब इतनी रहेगी, अराउंड 70 तकरीबन यही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी स्ट्रेंथ। उसकी वजह है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। हाँ।